वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन। एंड आप स्क्रीन पे देख रहे होगे हमारी जो क्लास है वो हम टारगेट टीटीटी एग्जाम्स को कर रहे हैं, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे आपसे इस सेशन में। और आज हम पहला सेशन ले रहे हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का जो हमारा सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर का यूपीटीजीटी के एग्जाम से रिलेटेड, उसको हम फोकस करेंगे। इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है आरंभ से अंत तक। तो क्लास में आप बने रहिएगा, इस सीरीज में आप बने रहिएगा। आपको जो क्लास मिलेगी वो 11 AM पे मिलेगी। ये टाइमिंग होगा 11 o'clock मॉर्निंग में आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंग्लिश जोन चैनल पे। तो बिना डिले किए हुए टारगेट टीजीटी की तरफ हम चलेंगे। और सबसे पहला जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये आपके सामने है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन। आपके पास टाइम होगा, आंसर भी करिएगा। और सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हु अप्लाइड फर्स्ट द एपिथेट ऑगस्टन। ये एपिथेट जो था ऑगस्टन, इसको फर्स्ट टाइम किसने अप्लाई किया हुआ था? विलियम कॉन्ग्रीव, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन या जॉन ड्राइडेन। चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को देखेंगे। ऑप्शन सी हमारा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, द ग्रेट क्रिटिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन्होंने ये टर्म जो था एपिथेट था ऑगस्टन का, उसको अप्लाई किया हुआ था बेसिकली 18th सेंचुरी लिटरेचर के टाइम पे। जो ऑगस्टन एरा था, किंग अगस्टन के नेम के बिहाफ पे उस टाइम का नेम पड़ा था, उसको ये अप्लाई किया हुआ था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज टॉकिंग अबाउट whom इन द स्टेटमेंट ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। ये आपको बताना है कि कौन इस स्टेटमेंट में किसके लिए बात कर रहा है, मीन्स इस स्टेटमेंट को किसने बोला है और वो किसके लिए बोला है। ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल, मीन्स इंग्लिश को एक ब्रिक की तरह, एक टूटी फूटी चीज की तरह उसको वो चीज मिली थी, बट उसने जो इसको सौंपा है या जो उसने इसको बनाया है वो इसको एक मार्बल की तरह उसको बनाया है, या मार्बल के रूप में इसको बना के सौंपी है ये चीज इंग्लिश को। तो ये स्टेटमेंट किसका है और किसके लिए है? ड्राइडेन अबाउट मिल्टन, ऑप्शन बी मिल्टन अबाउट स्पेंसर, पोप अबाउट ड्राइडेन या डॉक्टर जॉनसन अबाउट ड्राइडेन। ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन डी करेक्ट किया है उनका आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात हो रही है, और ये स्पीच जो है, ये कोटेशन जो है वो सैमुअल जॉनसन का है। किसके लिए है? जॉन ड्राइडेन के लिए। नंबर 3 को देखते हैं। द रेस्टोरेशन पीरियड वाज लेस रिच इन ट्रेजेडी दैन इन हिस्टोरिकल ट्रेजिकल हिस्ट्रीज, कॉमेडी, मेलोड्रामा या ट्रेजिक कॉमेडी। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा? रेस्टोरेशन पीरियड की बात हो रही है, 1660 का टाइम था रेस्टोरेशन पीरियड का इंग्लिश लिटरेचर में। तो आपको बताना है कि इसमें जो टाइम था या इसमें जो बात हो रही है वाज रिच इन लेस रिच इन ट्रेजेडी दैन इन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कॉमेडी। क्योंकि रेस्टोरेशन एज की बात करते हैं तो हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का टाइम था, ये कॉमिक प्लेज लिखे गए हैं रेस्टोरेशन पीरियड में 18th सेंचुरी में। और यहाँ पे ट्रेजिक प्लेस का या ट्रेजेडी की बात ना होकर के कॉमेडी पे फोकस किया गया, कॉमिक प्लेस लिखे गया। और पोप इज द बेस्ट एग्जाम्पल वी हैव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे हम इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन ये पिक किया हुआ है, और इंग्लिश ग्रामर में जो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पैसिव कंस्ट्रक्शन। पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या है? दे poured वाटर ऑन अस, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये पैसिव वॉइस में चेंज होकर के ये कौन सा इसका करेक्ट आएगा। ये एक्टिव वॉइस है, तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा? वी वर poured वाटर, वी हैड बीन poured वाटर ऑन, या वाटर हैड बीन ऑन अस, वाटर वाज poured ऑन अस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ये हमारा करेक्ट पैसिव वॉइस है, जो कि सेंटेंस है हमारा। दे poured वाटर ऑन अस का ये करेक्ट फॉर्म होगा, जो चेंज होकर के पैसिव वॉइस में बनेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जितने लोगों ने दिया है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5 क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से ये हमारा ग्रामर से ही है और इसी सेम से है आपका, मतलब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है इस सेंटेंस को। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर द पेपर्स नाउ, दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ। तो इसका करेक्ट आप पैसिव वॉइस बताइए इन चारों ऑप्शंस में से। मैं क्वेश्चन का ये ऑप्शन जो है उसको मैं पढ़ती नहीं हूँ, आप जल्दी से इसको देख करके मुझे बता दीजिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ही होगा। द पेपर्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड नाउ, क्योंकि यहाँ पे हम क्या सेंटेंस देख रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो वहां पे आपका ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग लगता है, फिर वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, नंबर क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 6 वी हैव द क्वेश्चन रिलेटेड टू लिटरेचर। लिटरेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन्स फेमस वर्ड डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड ऑन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, क्योंकि मैंने बात की है आरंभ से लेकर के अंत तक का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे पूरा इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर का। तो यहाँ पे हमारा जो है ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, इसीलिए क्वेश्चन को इंक्लूड करा गया है। आपको बताना है सैमुअल जॉनसन का जो फेमस वर्क है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो फर्स्ट डिक्शनरी रिगार्ड की जाती है, वो पब्लिश किस ईयर में हुई है, उसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। मार्च 15, 1754, ऑप्शन बी मई 15, 1757, अप्रैल 15, 1755 या जून 15, 1755। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अप्रैल 15, 1755 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी को करेक्ट टिक करेंगे यहाँ पे। नंबर 7 देखते हैं क्वेश्चन। द मॉडर्न is called the age of anxiety, interrogation, industrial and economic development, skepticism and pessimism, या none of these। तो मॉडर्न एज की बात हो रही है, विक्टोरियन एरा के बाद का जो टाइम था वो मॉडर्न एज का टाइम था। मॉडर्न एज को किस अदर नेम से बोला जा सकता है, या एक तरीके का जो उसको हम सफिक्स बोल सकते हैं, या एक जो अदर नेम या रीनेम करते हैं तो वो किस सब टाइटल के नेम से आता है मॉडर्न एज। तो ऑप्शन ए हमारा होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंजाइटी एंड इंटरोगेशन का टाइम था मॉडर्न एज, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हम करेंगे एंजाइटी। ओके, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो वो हमारा विक्टोरियन एरा का टाइम था, तो ये आप मॉडर्न एज से रिलेटेड बात करते हो तो एंजाइटी एंड इंटरोगेशन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 8 क्वेश्चन को देखते हैं। एडोनिस दैट इज अ वर्क ऑफ पीबी शेले। पीबी शेले का ये वर्क है, कीट्स के ऊपर उनकी डेथ पे लिखा गया ये वर्क है। आपको बताना है कि ये किस तरीके का वर्क है, किस तरीके की पोएम है, या एक ड्रामा है, या थ्रेनोडी है, या आपका फ्यूनरल सॉन्ग है, या सोनेट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। आप फ्यूनरल सॉन्ग पे बिल्कुल भी मत स्किप वो होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऑप्शन में ये दोनों हो सकते हैं आपके। ड्रामा और सोनेट तो नहीं है, ये सभी जानते हो। बी एंड सी में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। थ्रेनोडी की बात करते हो तो ये होता है दैट सॉन्ग ऑफ अ लैमेंटेशन फॉर द डेड पर्सन। एक सॉन्ग एक मतलब एक रोना वाला गीत है, या एक ऐसा रोता हुआ गीत है, या रोने वाला सॉन्ग है जो कि किसी की डेथ पे गाया जाता है, उसकी एब्सेंस में, या उसका जो होता है उसके स्किप होने के बाद या उसकी डेथ के बाद में उसको जो एक वैकेंट प्लेस हो जाता है, एक जो प्लेस उसका होता है वो हमारी लाइफ से वो खत्म हो जाता है, उसके बारे में बात करते हैं, तो वो होता है थ्रेनोडी। दैट इज एडोनस इज अ ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट होगा। और फ्रेंड्स हमारे साथ में आप 11 o'clock बने रहिएगा चैनल पे इंग्लिश जोन पे, जहाँ पे आपको टारगेट यूपी टीजीटी से रिलेटेड अब आपकी क्लास होगी। इसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक का हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग क्लासेस में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है, चूज द करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन ईच अगेंस्ट ईच सेंटेंस। अब इसको आपको पैसिव वॉइस में बताना है। व्हाट मेक्स दीज होल्स, ये क्वेश्चन है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने पे पैसिव वॉइस एंड आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका सिंपल सेंटेंस से उसको आपको इंट्रोगेटिव असर्टिव सेंटेंस में बनाना होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में बनाना होता है, चेंज करना होता है, ऐसे सेंटेंसेस आपके आते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस, और यहाँ पे आपको इसका एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा ही, जो हम आगे अपकमिंग डेज में आपके लिए करेंगे। तो व्हाट मेक्स दीज होल्स, आप सभी ने आंसर दे दिया होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ये पैसिव वॉइस में चेंज होकर के व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय, ये हमारा करेक्ट होगा सेंटेंस। ऑप्शन हम इसको करेक्ट करेंगे, व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब चेंज होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहेगा ही, तो ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट नंबर 10 क्वेश्चन हमारा है, इसको एक्टिव वाइज में चेंज करना है, ये पैसिव वाइज में सेंटेंस दिया गया है। When their mother was ill, the children were looked after by their neighbors. This is the sentence. Change this into active voice, और ये क्वेश्चन जो हमारा एक्टिव वॉइस में चेंज होकर के आएगा तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा वो बताइए मुझे। ऑप्शन ए बी सी डी में से लंबा है ऑप्शन, आप सभी एक बार देख लीजिए, मैं इसको पढ़ती नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आप मेंशन नहीं करूंगी, आपकी स्क्रीन पे है, और इसका आंसर करिए मुझे। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, When their mother was ill, their neighbors looked after the children. This is the simple sentence, active voice का sentence है, और ये जब चेंज होकर के पैसिव वॉइस में आएगा तो हमारा आएगा ये जो ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में मेंशन है, तो ऑप्शन ए को हम यहाँ पे टिक करेंगे। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रोमेथेउस अनबाउंड वाज रिटन बाय, किसने लिखा है प्रोमेथेउस अनबाउंड? आपको इसका आंसर देना है, ऑप्शंस आप सभी के सामने मेंशन है, ऑप्शन ए बी सी डी, एस्केलस, सोफोक्लीस, यूरिपिडस या पेबी शेले, ये सभी नेम जो दिए गए हैं आप सभी जानते हो। इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है हमारा, पेबी शेले की बात हो रही है, द ग्रेट पोएट ऑफ द रोमांटिक एज। और ये क्या है, एक प्ले है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज अ प्ले बाय पीबी शेले, जिसने लिखा है, ग्रेट पोएट है रोमांटिक एरा के, बट इन्होंने ये प्ले लिखा हुआ है और 1820 में ये पब्लिश हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 12। द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू ऑफ नेचर हैज टू डू विथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, रिटर्न ऑफ नेचर से रिलेटेड बात होती है, तो वो रोमांटिक एरा की बात हो रही है यहाँ पे प्री रोमांटिक एज की बात करेंगे, जो कि रिटर्न टू नेचर की तरफ बात हुई थी, क्योंकि न्यू क्लासिकल एरा के बाद का जो टाइम था और रोमांटिक एरा के पहले का जो टाइम था उसको हम प्री रोमांटिक पीरियड बोलते हैं। और द मूवमेंट दैट इज रिटर्न ऑफ नेचर जो बात हो रही है, दैट इज रिलेटेड टू प्री रोमांटिक एरा। ब्लेक ग्रेट पोएट हैं इस टाइम ड्यूरेशन के, और थॉमस ग्रे की बात हो रही है, वो भी ग्रेट पोएट हैं इसी टाइम ड्यूरेशन के। नंबर 13, आइडेंटिफाई द लास्ट विक्टोरियन पोएट, लास्ट विक्टोरियन पोएट की बात हो रही है, कौन है इन चारों ऑप्शंस में? डीजी रोस्टी, मिसेस ब्राउनिंग, मीन्स ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है मिसेस ब्राउनिंग, एंड स्विनबर्न, एल्फ्रेड टेनिसन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, ए सी स्विनबर्न इज द करेक्ट आंसर। He was the last Victorian poet. Next number question को देखते हैं, number 14. In 1811, Percy Bysshe Shelley was expelled from the university because of something he wrote. What was it? देखिए ये बहुत ही important question है, किसी भी तरीके के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभी इसका ईयर भी पूछ सकते हैं कि किस ईयर में इस वर्क के लिए उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन के फॉर्म में वो पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम में मैक्सिमम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो वो वर्क था ऑप्शन डी, आप सभी जानते हो, नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, जो कि यहाँ पे बात हो रही है पीबी शेले की। तो इस बुक में पीबी शेले ने गॉड के, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बात की है, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में बात की है इस बुक में, तो इसीलिए इसमें बात हो रही है द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, मीन्स नास्तिकता की जो आवश्यकता है वो पीबी शेले ने किस तरीके से इस बुक में लिखी हुई है। 1811 में इसको प्रिंट करा गया था, और इसी रीजन से, क्योंकि उन्होंने गॉड के ऊपर क्वेश्चन किया हुआ था और इसी वजह से उनको एक्सपेल किया गया था, मीन्स निकाल बाहर किया गया था यूनिवर्सिटी से, जो कि उन्होंने इस चीज के बारे में बात की थी, लिखा था, उस पर गॉड के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया हुआ था, और ये था इसका रीजन। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। नंबर 15 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वीन विक्टोरिया रेन्ड फ्रॉम, इनके टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, आपको बताना है कि क्वीन विक्टोरिया जो कि विक्टोरियन एरा की
नेम पे उनके नेम पे विक्टोरियन एज का नेम पड़ा हुआ है, विक्टोरियन एज इंग्लिश लिटरेचर में। तो वो टाइम ड्यूरेशन क्या था जब उन्होंने इंग्लैंड पे रूल ओवर किया था? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। 1837 पे असेंड किया था थ्रोन पे और 1901 पे इनकी डेथ हुई थी। तो ये बहुत एक गोल्डन पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर का। अगर हम विक्टोरियन एरा की बात करते हैं, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में आप देखोगे कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटिव चीजें हुई, साथ ही साथ साइंटिफिक वैल्यूज हुई, साइंटिफिक जो रिसर्चेस हुए, उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, ट्रेड जो और फेयर जो थे उसमें ग्रोथ हुआ, एक जगह से दूसरी जगह सामानों का इजिली जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुआ करता था। और ये टाइम ड्यूरेशन जो था क्वीन विक्टोरिया का, वो एक पीसफुल एनवायरमेंटल टाइम ड्यूरेशन था इंग्लैंड का, इनकी टाइम ड्यूरेशन में जब इन्होंने इंग्लैंड पे रूल ओवर किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 16, ऑन लिबर्टी वॉज रिटन बाय। ऑन लिबर्टी किसने लिखा हुआ है? कार्लाइल, न्यूमैन, रोसो या J.S. मिल? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जॉन स्टुअर्ट मिल इज द करेक्ट आंसर ऑन लिबर्टी। विक्टोरियन एज की ही ये बुक है जिसमें लिबर्टी के बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस बुक में बात करी हुई है। नंबर 17 क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द वर्ब्स गिवन बिलो ईच सेंटेंस। आपको बताना है इसमें कौन सा वर्ब का फॉर्म आएगा जो करेक्ट होगा। डिड दे नॉट गो, डज दे नॉट गो, या हैज दे नॉट गो, हैव दे नॉट गो। बिल्कुल आराम से इजी वे में आंसर करिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम करेंगे वो डिड को करेंगे, डिड दे नॉट गो, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है, अगर डस होता तो वहां पे ही आता या शी आता या कोई नेम आता, सिंगुलर नंबर होता। हैज होता तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता, हैव होता तब भी यहाँ पे सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव के साथ में लगता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा, डिड दे नॉट गो इज द करेक्ट आंसर। क्या वे नहीं गए, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। नंबर 18 जो क्वेश्चन है ये भी हमारा इसी से इन्फरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। जो यहाँ पे कंक्लूजन रिलेटेड, जब किसी चीज के बारे में आप जानते हो और उससे रिलेटेड जब एक कंक्लूजन निकलता है, उसके बारे में आप बताते हो, श्योर होते हो, तो वो इन्फरेंस रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द वर्ब्स गिवन बिलो ईच सेंटेंस। ई, ही, यहाँ पे आपका डैश है। बी एट लीस्ट 30 years old, he ought be, at least he must be, he need be या he dare be। तो जो करेक्ट आएगा इन्फरेंस हमारा यहाँ पे आएगा must। ओके, ये हमारा must होगा। ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 19 है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द वर्ब्स गिवन बिलो ईच सेंटेंस। दे डू नॉट हैज डिनर लास्ट नाइट, या आपका है, यहाँ से आप समझ जाइए इस सेंटेंस को कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम डिड तो होगा ही, और यहाँ पे क्या होगा, दे है तो हैज नहीं होगा, हैज का यहाँ पे हैव आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। दे डिड नॉट हैव डिनर लास्ट नाइट बिकॉज दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा आएगा, क्योंकि लास्ट नाइट, यस्टरडे, ये चीजें अगर सेंटेंस में लग जाती हैं, आप सभी इस रूल को जानते हो, ग्रामेटिकल रूल जो है, और इसी वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इसी वजह से हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है और हैव होगा, क्योंकि यहाँ पे खाने की बात हो रही है, दे से प्लूरल से जुड़ करके हैव प्लूरल आएगा। नंबर 20 क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय जॉन केबल, न्यू हेनरी मैन, या आपका है जॉन रस्किन, जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जॉन केबल। और एक प्रोमिनेंट मेंबर थे जॉन हेनरी न्यूमैन, यहाँ पे मैन होना चाहिए। ये भी प्रोमिनेंट मेंबर थे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से रिलेटेड। एक रिलीजियस मूवमेंट है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, आप सभी इसको जानते होंगे। और जॉन केबल वाज द मेंबर मैन हु फाउंडेड ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, और ये विक्टोरियन एज का ही एक मूवमेंट था। नंबर 21 देखेंगे, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज केम आउट इन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है कि आपका ये साइंटिफिक जो वैल्यूज की बात हो रही है, साइंटिफिक टाइम, मॉडर्न टाइम में जो ड्यूरेशन था उस विक्टोरियन एरा का, उसमें किस तरीके से अपने आप को एग्जिस्टेंस के लिए अपने आप को स्ट्रगल करना होता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया गया है।
सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात हुई है इस बुक में, और ये किस ईयर में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1859। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसकी बुक है, ये भी आप मुझे आंसर कर दीजिएगा। एंड दिस इज द बुक ऑफ द, यहाँ पे मैं 1859 मेंशन कर रही हूँ, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, DARWIN, चार्ल्स डार्विन की बुक है ये, एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से रिलेटेड बुक है, सब्जेक्ट मैटर इसका है, 1859 में ये पब्लिश हुई है बुक, साइंटिफिक लिटरेचर से रिलेटेड है, जो कि इसको चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये पूरी बुक का नेम है हमारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट वाज बोर्न इन इंडिया। इसमें आपको बताना है किस नॉवेलिस्ट का जो जन्म था वो इंडिया में हुआ था, हेनरी जेम्स, चार्ल्स डिकेंस, WM थैकरे या ऑस्कर वाइल्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विलियम मैकपीस थैकरे का जन्म, इन चारों ऑप्शंस में से जो नॉवेलिस्ट हैं इनका जन्म इंडिया में हुआ था। WM थैकरे, वैनिटी फेयर इज द नॉवेल जो इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैनिटी फेयर से ही आ गया। द सबटाइटल ऑफ वैनिटी फेयर इज अ नॉवेल विदाउट हीरो। ऑप्शन बी को करेक्ट टिक करेंगे, ऑप्शन बी इज द आंसर। जिन्होंने भी टिक किया हुआ है दैट इज द करेक्ट आंसर। नंबर 24, वेसेक्स forms the background to the novels of हेनरी जेम्स, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी या तो चार्ल्स डिकेंस। वेसेक्स जो फॉर्म है, सेटिंग है, बैकग्राउंड है नॉवेल की, वो किसकी नॉवेल्स की है, ये है हमारा थॉमस हार्डी। ऑप्शन सी, विक्टोरियन एज में नॉवेल्स को लिखा करते थे थॉमस हार्डी, और वेसेक्स इनकी जो थी वो सेटिंग थी, एक सदर्न जो पार्ट था इंग्लैंड का उसके बारे में ये बात करते हैं, वहां पे उसके एनवायरमेंट, उसके कल्चर, साथ ही साथ उनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं, किस तरीके से उनका जीवन यापन हुआ करता था उस टाइम उधर के लोगों का। सदर्न इंग्लैंड की बात हो रही है, वेसेक्स इज द सेटिंग। नंबर 25 क्वेश्चन वी हैव लिटरेचर एंड डॉगमा इज रिटन बाय। लिटरेचर एंड डॉगमा की बात हो रही है, आपको बताना है ये किसने लिखा हुआ है, लिटरेचर एंड डॉगमा। ऑप्शन ABCD है यहाँ पे, मैथ्यू एर्नोल्ट, जॉन रस्किन, TH हुक्सले या थॉमस कार्लाइल। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, मैथ्यू एर्नोल्ट, विक्टोरियन एज के ग्रेट क्रिटिक एंड पोएट हैं, और ये जो वर्क था ये 1837 में लिखा गया है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ 1873, यस 1873 इज द आंसर, करेक्ट आंसर है इसका। लिटरेचर एंड डॉगमा ये एक तरीके का लिटरेरी वर्क है, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड वर्क है, क्रिटिकल वर्क है, क्रिटिकल वर्क रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। लिटरेचर एंड डॉगमा की बात हो रही है तो ये मैथ्यू एर्नोल्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस्ट वर्क है क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, जिसमें रिलीजन के ऊपर क्रिटिसाइज करते हुए ये वर्क लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर 26 क्वेश्चन, रुबैयत ऑफ उमर खयाम वाज रिटन बाय, आंसर इज ऑप्शन सी, यस फिट्ज एडवर्ड फिट्जजेराल्ड। 27 टेनिसन्स इन मेमोरियम जो कि 1850 में पब्लिश हुई है, दैट वाज अ सीरीज ऑफ लिरिक्स। Series of lyrics is the correct answer. Option D is the answer of this question. Number 28, Alice Bell was the pseudonym of. आपको बताना है एलिस बेल किसका pseudonym है या पेन नेम है, जिस नेम से ये वर्क लिखा करते थे। एन ब्रॉन्टी, शैलेट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी या जेन ऑस्टिन। ऑप्शन सी, एमिली ब्रॉन्टी का ये पेन नेम था, एलिस बेल। नेक्स्ट नंबर 29 वी हैव लॉर्ड टेनिसन became the poet laureate in the year, बहुत easy question है, after the death of William Wordsworth he became the poet laureate of in English literature of England, 1850 was the time। इसी ईयर में 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी, और उनकी डेथ के बाद में 1850 में इसको जो एक अवार्ड या एक तरीके से ये जो उपाधि थी, फेलोशिप थी, उसको लॉरिएटशिप थी, वो लॉर्ड टेनिसन की दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड उनके जो ऑफिशियल्स थे उनके थ्रू। नंबर 30 क्वेश्चन को देखते हैं, टेनिसन रोट इन मेमोरियम इन द मेमोरी ऑफ, किसकी मेमोरी में ये इन मेमोरियम लिखा हुआ है, आप अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, मैथ्यू एर्नोल्ट, AH क्लॉ, ऑर्थर हैलम या आपका है जॉन रस्किन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑर्थर हेनरी हैलम की मेमोरी में लिखा गया है, टेनिसन ने अपना इन मेमोरियम लिखा हुआ है 1850 में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया।
सीरीज ये क्लास 1 है हमारी टारगेट यूपीटीजीटी से रिलेटेड। टारगेट यूपीटीजीटी की सेकंड जो क्लास होगी वो आप सभी को ऑलरेडी मेंशन कर दिया जाएगा। उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल होगी 11 o'clock मॉर्निंग में। आप सभी इस चैनल पे बने रहिएगा और एक बारी जरूर लाइक कर दीजिए इस सेशन को, शेयर भी कर दीजिए एंड साथ ही साथ कुछ आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझे पूछ सकते हो। एंड नए हो आप सभी इस चैनल पे तो एक बारी जरूर इसको सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए आपको जब भी मैं लाइव जाऊं, वीडियो अपलोड करूं या आप कोई कम्युनिटी टैब पे मैं पोस्ट करूं, आप कोई शॉर्ट्स रिलेटेड चीजें हो इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड सब्जेक्ट से तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए ऑन द स्पॉट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर ऑन दिस चैनल। वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास जो कि आपको कल मिलेगी 11 o'clock मॉर्निंग में। थैंक यू।